वंदे मातरम बच्चों। जैसा कि आपको विदित है, अपना जो विषय चल रहा है कक्षा 10वीं में स्वर्णिम भारत अध्याय का बाह्य आक्रमण के प्रमुख वंशों का शासन। उसमें अपन ने पिछले वीडियो में शक और कुषाण के शासन के बारे में समझने का प्रयास किया था। आज कुषाण वंश का शासन भारत में किस प्रकार से रहा, उसके इतिहास की प्रमुख घटनाओं को अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो शक, हूण और कुषाण, ये तीनों ही विदेशी बर्बर जनजातियां थी जिन्होंने समय समय पर भारत में आक्रमण करके यहाँ पर शासन किया। उसी के अंतर्गत आज कुषाण वंश में अपन देखते हैं तो भारतीय इतिहास में कुषाणों को सूची या तोचेरियन नामों से भी जाना जाता है। अर्थात ये इनकी दो प्रमुख शाखाएं थी। इनमें से जो सूची शाखा का जो कबीला था वो 5 भागों में बटा हुआ था, क्योंकि ये जनजातियां थी तो कबीलों के रूप में ही ये रहती थी। इस 5 भागों में बटे हुए कबीले में से ही कुछ कबीले भारत के अंदर आए और भारत के कुछ भागों पर उन्होंने शासन किया। इतिहास में कुषाण वंश के प्रमुख शासकों में 3 शासक प्रमुख हुए हैं, जिनमें पहला है कुजल खडफिसस प्रथम। इसका जो शासन है वो 15 ईसा से 65 ईस्वी सन तक रहा। इस जाति के ये गौरव माने जाते थे, संस्थापक शासक थे। इन्होंने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, गांधार, पार्थिया के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया और वैदिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए इन्होंने अपना शासन किया। इसके बाद में इन्हीं के दूसरे शासक आते हैं बिम खडफिस द्वितीय। इनका जो शासन है वो 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक रहा और इन्होंने भारत के एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य प्रतिस्थापित किया। ये भी शैव मत के अनुयायी थे और इसके इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं कि शिव के प्रति इनकी कितनी बड़ी आस्था थी। शैव मत का प्रचार प्रसार इन्होंने अपने शासनकाल में करवाया और आज भी कई जगह जो प्रमाण मिले हैं उनमें इनकी प्रमुख कुछ जो मुद्राएं थी उस जमाने की, उस पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्रमाचार्य ग्राही और नंदी भगवान की प्रतिमाएं जो भगवान शिव के अभिमुख रूप में प्रतिस्थापित की थी। इन्होंने भारत में पहली बार, यानी भारतीय इतिहास में इन्होंने पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के भी चलाए। अब कुषाण वंश का जो तीसरा प्रमुख शासक और सबसे प्रतापी शासक है, जिसका भारतीय इतिहास में बहुत नाम है, और वो है कनिष्क। यह भारत के महत्वपूर्ण कुषाण राजाओं में माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य
पारस्व की अध्यक्षता में इन्होंने एक चौथी बौद्ध संगति का संपन्न करवाई थी। अर्थात इससे ये साबित होता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुगामी थे, बौद्ध धर्म के प्रति इनकी आस्था थी और उसको बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पेशावर और अपनी दूसरी राजधानी इन्होंने मध्य भारत में मथुरा में बनाई थी। कनिष्क अपने आप में एक शूरवीर शासक था और इन्होंने ही सन 78 ईस्वी में अपने नाम से एक नया संवत चलाया, जिसे आज हम शक संवत के नाम से जानते हैं। इनका शासन, इन्होंने कश्मीर को जीत करके वहाँ पर कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। कासगढ़, यारकंद, खोतान आदि आदि क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की और आगे चलकर इन्होंने महास्थान, जिसको बोगरा आज कहते हैं, उस स्थान पर एक सोने की मुद्रा पर, अर्थात सहन की हुई मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी हुई मूर्ति अंकित है, जिस पर कनिष्क संपूर्ण खड़ा हुआ था और वो मूर्ति इस बात का अंकित करती है। ऐसी ही एक मूर्ति मथुरा में प्राप्त हुई, जिसमें कनिष्क सिर से लेकर के पैरों तक का एक लंबा चोगा पहना हुआ था और भारी भारी चमड़े के बूट उसने पहन रखे थे। ये हमेशा तांबे के सिक्के पर कनिष्क की वेदी पर बैठे हुए बलि देते दिखाया गया है। उस जमाने में पशु बलि का विशेष महत्व था यज्ञों में, और कनिष्क के दरबार में सदैव ज्ञानी जन और विषय विशेषज्ञों का बड़ा आदर सम्मान हुआ करता था। और इसी संदर्भ में इसके राज दरबार में हमेशा पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे महान बौद्ध विचारक रहते थे, अर्थात संरक्षित थे। और नागार्जुन जैसे गणितज्ञ, चरक जैसे महान चिकित्सक विद्वान इनके राज दरबार के प्रमुख सलाहकारों में माने जाते थे। बौद्ध धर्म की ही एक महायान शाखा का उस समय में अभ्युदय हुआ और कनिष्क ने इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग भी किया। अर्थात बौद्ध धर्म को बढ़ाने में भारत के अंदर कनिष्क का बहुत बड़ा योगदान है। और इतिहास में ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण उत्तर भारत में इस कुषाण वंश के शासकों की सत्ता, जो लगभग 15 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, 200 ईस्वी तक बनी रही। 230 ईस्वी तक कुषाण वंश का शासक भारत के भिन्न भिन्न परिक्षेत्रों में स्थापित रहा और इनके शासन काल में ही रोम के साथ में भारत का व्यापार काफी लाभप्रद एवं समृद्धशाली था। उस जमाने में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, इसलिए सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण पर आधारित प्रतिमाएं, मुद्राएं अंकित हुआ करती थी। ये सब भारत की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती। अब अगला बिंदु है इसमें आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या है कि ये जो जातियां थी, शक है, हूण है, कुषाण है, ये वैसे तो विदेशी जातियां थी, जनजातियां थी, बर्बर जातियां थी, कबीलाएं थी, लेकिन धीरे धीरे इनका जो शासन भारत में रहा तो ये सब भारतीय सभ्यता और संस्कृति से इतने घुल मिल गए कि धीरे धीरे यहाँ पर रहते हुए ही ये
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इतने रस बस गए कि इन्होंने अपनी जो मूल परंपराएं थी, कबीलाई जो संस्कृति थी, उसको भूल करके ये भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हुए चले गए। अर्थात इसको अगर हम सरल भाषा में समझें कि आगे चल करके धीरे धीरे ये भारत की मूल जो जाति, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के आयाम हैं, उन सबको इन्होंने आत्मसात कर लिया और कुल मिलाकर के भारतीय ही यह अपने आप को इन्होंने बना लिया। क्योंकि इनके जितने भी शासक थे वो सब वैदिक संस्कृति, शैव मत, सिद्धांत, बौद्ध धर्म, इन सब के प्रति इनकी गहरी आस्था थी, उसके प्रति उपासना रखते थे। और इससे भारत में जो महान शासक हुए हैं उनके रूप में आज इस कुषाण वंश के शासकों को भारतीय इतिहास में माना जाता है। अब देखिए, अपना ये एक विषय समाप्त हुआ। इस स्वर्णिम भारत के जो पूरा जो अध्याय था उसमें अपन ने पढ़ा तो प्रारंभ से लेकर के अनेक वंशों का इसमें अपन ने अध्ययन किया। इसमें महाजनपद कालीन शासन व्यवस्था को अपन ने समझा, फिर मौर्य वंश के विभिन्न शासकों का इतिहास अपन ने पढ़ा, गुप्त वंश के साम्राज्य का इतिहास इसमें पढ़ा, फिर छोटे छोटे वंश थे, संगु वंश है, सतावन वंश है, ये केवल भारतीय ही शासक थे। फिर भाय आक्रमण के जो शासक थे जिसमें शक है, हूण है, कुषाण है, इनका इतिहास अपन ने इस पहले पाठ में पढ़ा। और ये कालखंड जो भारत का था ये स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है। इसमें भारत की समृद्धि, वैभव काफी मात्रा में उच्च स्तर पर बना हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रारंभ से लेकर के 1206 तक। और ये स्थिति कब तक चली? 1206 ईस्वी तक चली। 1206 ईस्वी के बाद में जब अपन अगला अध्ययन करेंगे अगले पाठ का, वो भारत का एक संघर्ष कालीन इतिहास माना जाएगा, जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर भारत में आक्रमण किया और उसका मुकाबला भारतीय शासकों ने किस प्रकार से किया, इसको समझने के लिए आप मेरे आने वाले अगले वीडियो को भी ध्यान से देखें।